बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 पढ़ रहे थे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद कैसे कितने होते हैं रचना के आधार पर, मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि जिस तरह से आपने 9th में पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वो भी वाक्य के भेद के अंतर्गत ही आए थे। तो दो तरह के वाक्य के भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमने 9th में पढ़े थे, रचना के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो वाक्य होता है वो क्या होता है, वाक्य क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये हो जाता है शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। क्या होता है फ्रेंड? सार्थक समूह। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है और इसी वाक्य से हमारी भाषा बनती है। ठीक है, अब ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और उसमें से भी जो 2 प्रकार में रचना के आधार पर वो। तो हमने बताया था कि वाक्य के क्या होते हैं, इस वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्या बताया था कि 2 अंग होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य, और शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ, और दूसरा होता है हमारा विधेय। तो मैंने आपको बताया था उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उद्देश्य अर्थात काम करने वाला जो कर्ता होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है, ठीक है, और जो बात पूरी और कही जाती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नए शब्दों में, जो बात कही जाती है, ठीक है, और जो कही जाती है, तो जो बात कही जाती है कर्ता के बारे में, वो पूरा क्या हो जाता है, हमारा विधेय हो जाता है। तो ऐसा मैंने आपको बताया था, कर्ता उद्देश्य होता है और विधेय जो पूरी बात उसके बारे में कही जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये जाता है क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। इसके अलावा फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जो उद्देश्य है उसका भी विस्तार होता है और विधेय का भी विस्तार होता है। जब रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, उद्देश्य का भी विस्तार होता है, विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इस वाले वाक्य को कि राम जाता है, राम जाता है, हमने ये वाक्य यहाँ लिख लिया। तो हमने बताया कि देखा कि राम जाता है। मैंने उद्देश्य का विस्तार आपको बताया था, बहुत अच्छी तरह से बताया था कि राम जो है, तो अगर हम इसको कर देंगे कि राम पीले वस्त्र पहनकर, राम, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको देखिए, तो वहां मैंने बता दिया था कि उद्देश्य का विस्तार किस तरह से होता है। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाएगी, उद्देश्य को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी विशेषता वगैरह बताने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं, उनसे क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार होता है। जैसे पीले वस्त्र पहनकर राम, ठीक है, पीले वस्त्र पहनकर राम जाता है, अगर ऐसा लिख देंगे तो वाक्य वो भी क्या हो जाएगा, उसमें जो पीले वस्त्र पहनकर वो सारे शब्द आएंगे, वो राम यानी कि उद्देश्य का विस्तार हो जाएंगे, और जाता है क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे, क्या जानेंगे आज हम, विधेय का विस्तार। हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, विधेय का विस्तार, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने उद्देश्य का विस्तार आपको बताया था। आज हम जानेंगे कि विधेय का विस्तार कैसे होता है। अब देखिए, यही वाक्य है, ठीक है, इसमें देखिए जैसे हम इसको लिख दें कि पीले, इसी वाक्य को हम विस्तार कर देते हैं इसका, पीले वस्त्र पहनकर राम धीरे धीरे साइकिल से बाजार जाता है, ठीक है, या साइकिल से जाता है, ऐसे लिख देते हैं, देखिए जाता है, ठीक है। अब हमने ये वाक्य लिखा कि पीले वस्त्र पहनकर राम धीरे धीरे साइकिल से जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, राम जाता है। तो देखिए, राम और जाता है, इसी वाक्य में क्या हो गया हमारा, ये पहले हमारे पास यही वाक्य था, अब हमने इसका विस्तार कर दिया। तो ठीक है, तो पीले वस्त्र पहनकर राम, ये इतना क्या हो गया हमारा स्टूडेंट, उद्देश्य मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब ये बच्चा हमारा धीरे धीरे साइकिल से जाता है, ये जाने के बारे में, जाता है क्या था हमारे यहाँ पर, जाता है उद्देश्य, विधेय था हमारा, तो ये जाता है, विधेय के बारे में ही ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा विधेय का विस्तार हो गया। किसका विस्तार हो गया स्टूडेंट, विधेय का विस्तार। देख लिया, क्योंकि ये चीजें अभी आपको कहाँ काम आने वाली है, अभी आपको ये जो जब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, इसमें ये काम आने वाली है, ठीक है। अब ये हमारा प्रीवियस क्लास हमारी क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारे होते हैं सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं, फिर होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य, और फिर होते हैं हमारे मिश्र वाक्य। तो ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य 3 तरह के होते हैं। तो आज हम जानना है हमें सरल वाक्य को। सरल वाक्य को हम जानते हैं किस तरह से सरल वाक्य ये हमारे हो सकते हैं। देखिए, सरल वाक्य मतलब
साधारण वाक्य। कौन से वाक्य? साधारण। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। सरल मतलब साधारण वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपने उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार सीखा, मैंने पूरा इतना सारा आपको इसीलिए बार बार समझाया है ताकि आप सरल वाक्यों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे सरल वाक्य में क्या होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है। अब इसकी पहचान है कि आप नोट कर लीजिए इसको। इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। सरल वाक्यों की पहचान क्या है स्टूडेंट्स? उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय किसमें होता है? सरल वाक्यों में होता है, ठीक है। सरल वाक्यों को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि राम जाता है, ये किस तरह का वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राम जाता है, ये वाक्य है, इसमें बताइए आप कि इसमें उद्देश्य ये किस तरह का वाक्य है, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है। तो आप लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे आप? सरल वाक्य है। क्या है ये? सरल वाक्य। लेकिन अब अगर मैंने आपसे कहा और आप कहेंगे मैम ने बताया एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उद्देश्य का भी विस्तार होता है और विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे मैंने अभी बता दिया था कि पीले वस्त्र पहनकर राम जाता है, या पीले वस्त्र पहनकर राम धीरे धीरे साइकिल से बाजार जाता है। तो इस तरह से उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान ये रखना है सरल वाक्यों में, इस तरह से सरल वाक्यों में, लेकिन सरल वाक्यों में कभी कभी देखिए मैंने बता दिया एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है। राम एक काम करने वाला, एक क्रिया, लेकिन कभी कभी यहाँ पर एक से अधिक भी। सेकंड पॉइंट आप इसका नोट कीजिए। इसमें क्या होता है, सरल वाक्यों में कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक क्रियापद भी होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अधिक क्रियाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? क्रियाएं भी होती हैं। अब आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी सरल वाक्य होती हैं, ठीक है। वो भी सरल वाक्य होगा जहां पर एक से अधिक क्रियापद होंगे या क्रियाएं होंगी, ऐसे शब्द। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? राम ने एक ही काम किया, जाने का ही काम किया है, तो एक ही क्रियापद है। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है सरल वाक्य हो गया। लेकिन कभी कभी वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे एक से अधिक क्रियाएं, जैसे जैसे बच्चा रोज रोता है। क्या लिख देते हैं हम? एक एग्जाम्पल लिखते हैं, बच्चा रोज रोता है, ठीक है। अब केवल आप ये जान लेंगे कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, अगर सिर्फ इसको जाना आपने तो ये गलत हो जाएगा। देखिए सरल वाक्यों में ये भी ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ स्पेशल चीजें होती है ना जो वाक्य को साधारण बनाती हैं, उनकी पहचान और भी हो सकती है। तो केवल एक ही पहचान देख ली और आपने लिख दिया कि सरल वाक्य है, ये वाला वाक्य तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य का विस्तार होगा, विधेय का विस्तार होगा, या फिर एक से अधिक क्रियापद अगर होंगे तो भी वह सरल वाक्य हो सकता है। कैसे? जैसे बच्चा रोज रोता है, ठीक है, बच्चा उद्देश्य हो गया, रोज रोता है। अब देखिए ये जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट, बताइए? ये सहायक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? सहायक क्रिया, ठीक है। रोज रोता है तो ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, और इसमें सहायक क्रिया यानी कि दो क्रियापद वाले वाक्य हो गए। अब जैसे वह खाता जाता है, एक और देख लेते हैं, वह खाता जाता है, ठीक है। इसमें कितने क्रियापद हो गए थे? इसमें दो क्रियापद हो गए थे, इसमें दो क्रियापद हो गए थे। वह खाता जाता है। अब इसमें देखते कितने क्रियापद है। वह कौन हो गया? उद्देश्य हो गया। खाता जाता है, देखिए खाता एक क्रिया, जाता दो क्रिया, और है तीसरी क्रिया यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी सरल वाक्य ही है। एक उद्देश्य एक विधेय, अगर आप ऐसे ही मान लेंगे यहाँ पर एक ही क्रिया होगी, ऐसा नहीं होगा। ये भी एक ही क्रियापद, लेकिन इसको भी एक ही मानेंगे। देखिए अब क्या सरल वाक्य की पहचान क्या है? इसमें देखिए एक उद्देश्य एक विधेय तो होता है, परंतु उद्देश्य का भी विस्तार होता है और विधेय का भी विस्तार होता है, और एक से अधिक क्रियापद भी हो सकते हैं। एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्य भी क्या हो सकते हैं? सरल वाक्य हो सकते हैं। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक चीज और लिखवा देती हूँ मैं आपको, आप इनको नोट कर लीजिए कि जो सरल वाक्य की पहचान है, इसके अलावा इसके बाद फिर आपके वाक्य गलत नहीं होंगे। थर्ड में क्या हो जाएगा? इसका थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए। परंतु क्या होगा? देखिए मुख्य क्रिया क्या होगा? परंतु, परंतु करके लिख लीजिए आप, जिससे आपको याद रहे। परंतु मुख्य या, अभी मैं बताती हूँ, मुख्य या सहायक क्रिया, मुख्य या सहायक, देखिए परंतु जो वाक्य समाप्त होगा, एक मिनट देखिए, परंतु जो वाक्य होगा इसको पहचान में ऐसे लिखिए, परंतु वाक्य मुख्य क्रिया से ही समाप्त होगा, ठीक है। जो वाक्य होगा हमारा उसमें समाप्त होगा, उसमें एक क्रिया मुख्य होती है, ठीक है। सरल वाक्यों में भले ही दो क्रियापद हो, तीन क्रियापद हो, चार हो, पांच हो, कितने ही हो, उद्देश्य का विस्तार हो या फिर विधेय का विस्तार हो, परंतु क्या होगा? वाक्य एक मुख्य क्रिया से ही समाप्त होता है, यानी कि जो वाक्य
पूरा होगा, वो जो लास्ट में क्रिया होगी वही मेन क्रिया होगी, बाकी सहायक क्रियाएं होंगी। बाकी क्या होंगी, उसके उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सहायक होंगी, लेकिन उन सहायक क्रियाओं के अलावा भी वाक्य पूरा हो सकता है, क्योंकि उस किस क्रिया की वजह से, मुख्य क्रिया के वजह से, ठीक है ना, मुख्य या समापिका क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं, अभी लिख देती हूँ यहाँ पे, समापिका क्रिया। समापिका, समापिका का क्या अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट, अर्थात जिस पर वाक्य समाप्त होता है, ठीक है। परंतु जो समापिका क्रिया होगी वो मुख्य होगी, ठीक है, परंतु मुख्य समापिका क्रिया ही मेन होगी, जरूरी होती है, उसी से वाक्य हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अब मुख्य क्रिया की जो हम, अब कोई वाक्य है हमारा और उसमें हमें मुख्य क्रिया कैसे पता चलाएं, ये भी एक टास्क होता है हमारा, ठीक है। तो मुख्य क्रिया की पहचान हम क्या बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से हम मुख्य क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो इससे देखो, मुख्य क्रिया से क्या होता है, मुख्य क्रिया या इसको क्या कहेंगे, समापिका, ठीक है, समापिका क्रिया। इससे क्या होता है, इस पर जाकर कैसे पता चलाएंगे कि मुख्य क्रिया कौन सी, वाक्य में समापिका क्रिया कौन सी है, तो इस पर इससे क्या होता है, वाक्य समाप्त होता है। इस जिस क्रिया पर वाक्य क्या होता है, इससे समाप्त होता है, अर्थात जिस क्रिया पर वाक्य समाप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया। ये मेन होती है सरल वाक्यों में, इसके अलावा भी और क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। वाक्य समाप्त होता है इस, या फिर वाक्य पूर्ण होता है, ठीक है, क्या लिख देते हैं, या फिर वाक्य पूर्ण होता है। इस तरह से आप इस तरह से भी जान सकते हैं। एक बार और अभी मैं बताती हूँ आपको, इससे देखिए, मुख्य क्रिया मैंने बताया कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, और मुख्य क्रिया पर ही वाक्य समाप्त होता है। इसमें एक मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया होती है, अर्थात मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया मतलब कि इनसे वाक्य समाप्त होता है या फिर वाक्य पूर्ण होता है, उस क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर बता रहे थे एक क्रिया वाले वाक्य, दो क्रिया वाले वाक्य, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब यहाँ से इस लाइन को इरेज करके आपको बताती हूँ कि क्या हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे कितनी क्रिया वाले वाक्य होंगे। 3 क्रिया वाले, देखिए मैंने बता दिया आपको 3 क्रिया वाले वाक्य। अब 4 क्रिया वाले वाक्य देखते हैं कि जैसे वह, 4 क्रिया कैसे होगी, वह भागता चला जा रहा है, एक वाक्य है हमारे पास। अब कैसे जानेंगे आप, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, वो भी आगे आगे आ जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और इसने कौन सा काम किया, भागते चले जाने का काम किया। अब देखिए यहाँ पर कितने क्रियापद हो गए, एक तो भागना क्रिया हो गई, एक चला, एक जा, एक रहा है। तो देखो 1 2 3 4 और रहा है समापिका क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया हो गई। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितने क्रियापद हो गए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सरल वाक्यों में तो मैम ने बताया था एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, इस तरह से वाक्य होते नहीं। क्या होता है, सरल वाक्यों में एक उद्देश्य एक विधेय तो होता ही है, ये तो होते ही हैं, परंतु उद्देश्य का विस्तार होता है, विधेय का भी विस्तार होता है, और सरल वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। परंतु जो वाक्य समाप्त होता है वो एक मुख्य या समापिका क्रिया पर ही समाप्त होता है, उसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है, अब जैसे मैं इस वाले पार्ट को भागता, ठीक है, चला, इन 2 क्रिया को हटा दूं तो भी मेरा वाक्य पूरा हो जाता है। देखिए पूरा हो जाता है, वह जा रहा है ना, फिर वह जा रहा है। देखिए भागता चला, हमने 2 क्रियापद हटा दिए, तो ये क्या हो गई, ये मुख्य क्रिया नहीं हुई। हमारी मुख्य क्रिया कौन सी हुई, जा रहा है, मुख्य क्रिया ये हो गई ना समापिका क्रिया। तो इसके बिना, इन क्रियापदों के बिना भी हमारा वाक्य पूरा हो रहा था। तो इसलिए आपने जाना कि मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया कौन सी होती है, जिस पर वाक्य समाप्त होता है, अर्थात जिससे वाक्य समाप्त होता है या फिर वाक्य पूर्ण होता है। तो ये जो बीच की क्रियाएं और होती है ना, तो ये मेन नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप सरल और संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अभी आप आगे देखेंगे, जब दूसरा वाक्य पढ़ेंगे ना, संयुक्त वाक्य की पहचान या फिर मिश्र वाक्य की पहचान, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब इतना ज्यादा यहाँ पर जब मैं सिंगल पढ़ा रही तो आपको ऐसा लग रहा है। तो इसके अलावा देखिए स्टूडेंट, और क्या था इसमें देखिए, इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा भी था। पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो मेन क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया कैसे, जो मेन क्रिया होती है उससे पहले जो काम किया जा रहा हो, तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि सरल वाक्यों में हमने क्या क्या जाना, सरल वाक्यों में हमने जाना कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। इसके साथ में उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार भी हो सकता है, एक से अधिक क्रियाएं भी सरल वाक्यों में हो सकती हैं, परंतु वाक्य जो होता है वो मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया से ही समाप्त होता है। इसी से
उससे वाक्य पूर्ण होता है, जो मुख्य क्रिया होती है या फिर समापिका क्रिया होती है। ठीक है, और क्रियाएं देखो, एक क्रिया वाले वाक्य भी इसमें आते हैं, एक क्रियापद वाले भी वाक्य सरल वाक्यों में आएंगे, दो क्रियापद वाले भी, तीन क्रियापद वाले भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पांच छह क्रियापद वाले वाक्य तो सरल वाक्यों में आ ही जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा सरल वाक्य स्टूडेंट। अभी देखिए यहाँ से एक बार और मैं सारा का सारा इरेज करके एक बार मैं आपको और दिखाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ कि हम पॉइंट में जल्दी से समझ जाएं। सारा बिल्कुल जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था उसको सारा हम अपने माइंड से निकालें बाहर, और उसके बाद हम नए तरीके से सीखें। तो हमने क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने बताया था वाक्य के बारे में, मैंने क्या बताया था, शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य हमारे वाक्य होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो अंग होते हैं। क्या बताए थे मैंने, वाक्य के अंग, ये अंग। ठीक है, वाक्य जो पूरा होता है दो चीजों से, क्या, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के कितने अंग स्टूडेंट, उद्देश्य और विधेय, दो अंग हो गए। ठीक है, दो अंग, ये भी देख लेते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब अच्छा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं तीन भेद। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, ये होते हैं हमारे तीन भेद, ये तीन आ गए यहाँ पर। और इसके अलावा देखते हैं हम, पहला होता है हमारा सरल वाक्य। कौन से वाक्य स्टूडेंट, सरल वाक्य। तो सरल वाक्यों में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, फर्स्ट बात ये थी कि एक उद्देश्य और एक विधेय। देखिए तीन पहचान मैंने बताई थी आपको। सेकंड हमने क्या पहचान देखी थी इसमें, सेकंड देखी थी कि एक उद्देश्य एक विधेय के बाद में हमने कहा कि उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना है कि सरल वाक्य होगा तो छोटा सा ही वाक्य होगा, दो तीन शब्दों का होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य का भी विस्तार और विधेय का भी विस्तार दो। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसमें सरल वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको एक पहचान और बताई, मैंने बताया आपको कि जो सरल वाक्य हैं उनमें एक से अधिक क्रियाएं तो होती हैं, परंतु जो वाक्य समाप्त होता है वो मुख्य या समापिका क्रिया पर ही समाप्त होता है। वाक्य में मेन क्रिया जो होती है उसी पर वाक्य समाप्त होता है। उससे पहले जो क्रियाएं होती थी, अगर वो वाक्य में ना भी हो तो भी वाक्य पूर्ण अर्थ देता है, पूरा अर्थ देता है। तो शायद ये था हमारा आज की क्लास। और सरल वाक्यों को मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट में आपके लिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आपको अलग अलग पार्ट में बताऊं मैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आज सरल वाक्यों को समझाया। इसमें मिश्र वाक्य मैंने नहीं समझाया क्योंकि मिश्र वाक्य समझाती तो फिर मिक्स हो जाता आपका, इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिश्र सरल संयुक्त वाक्यों को और मिश्र वाक्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।